नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं शुभम चतुर्वेदी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं आप लोगों के बीच नए टॉपिक के साथ आया हूं। और दरअसल ये टॉपिक जो है क्लास 10th के जियोग्राफी का थर्ड लेसन है और थर्ड लेसन का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे आज कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। बहुउद्देशीय परियोजना पर यानी बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है, और उसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि वीडियो को अंत तक देखें और जो भी उसमें कठिनाइयां आ रही हैं समझने में, उसको आप लोग जरूर बताने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे होता क्या है दोस्त कि अगर उसमें जहां भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, उसको अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं शायद उसको उससे ज्यादा बेहतर कहीं समझा पाऊंगा, उसमें सुधार करके आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा, बता सकूंगा। तो दूसरी चीजें इसमें है कि और इसके साथ साथ हम लोग जहां भी जैसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आइए समय को व्यर्थ न करते हुए एक नए उत्साह के साथ हम लोग अपने इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले कि ये हमारे मन में उद्देश्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि देखते हैं जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, देखते हैं ये जिंदगी हमें कब तक भटकाएगी, किसी दिन कोशिश जरूर रंग लाएंगी, उस रोज बैठेंगे ऐश और आराम से अपने कमरों में, कामयाबी बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाएगी। इस संकल्प और उद्देश्य से हम लोग सीधे अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। बहुउद्देशीय का मतलब देखिए, बहु मतलब होता है बहु बहु और उद्देश्य का मतलब उद्देश्य, जिसके एक उद्देश्य न हो, एक से अधिक उद्देश्य हो। जैसे एग्जाम्पल अगर लें हम, तो मान लेते हैं ये घड़ी है, वॉच है, घड़ी है। इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ समय बताना। क्या बताना? समय, टाइम बताना। इसके सिर्फ एक उद्देश्य है, इससे हम टाइम देख सकते हैं, समय बता सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मोबाइल हो, मोबाइल से अगर देखें तो कितने लाभ हो सकते हैं। टाइम तो बता ही सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके कई उद्देश्य हैं, जैसे पढ़ना, कॉल करना, टाइम बताना, ऐसे बहुत सारे उसके उद्देश्य हैं। तो वह बहुउद्देशीय हुआ। और ये क्या है? इसकी एक उद्देश्य है। तो जिसके एक उद्देश्य न होकर के एक से अधिक उद्देश्य हो, वो उसे बहुउद्देशीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना है। क्या है बहुउद्देशीय परियोजना? पहले जाने कि जब नदियों के जल को, नदी का जल ऐसे है, इस नदियों के जल को एक बांध बना करके रोका जाता है, बांध बना करके रोका जाता है। और इस जल से जो हम कई प्रकार के, इस जल को रोक करके इससे कई प्रकार के हम लाभान्वित होते हैं, लाभ उठाते हैं, यानी कई उद्देश्य इससे पूरा करते हैं। इस जल से कई उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो इसी को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। यानी कि नदियों के जल को बांध बना करके, रोक करके, बांध बनाकर उसको रोक करके उससे कई उद्देश्यों की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। अब इसको जाने कि अब यहां पर जानिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना को ही एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजना को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत के मंदिर कहे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसे नए तीर्थ का नाम भी दिए, नए तीर्थ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स उत्तर भारत की नदियों पर जो बने हैं, कुछ इंपॉर्टेंस परियोजना, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परियोजना, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, तो पहले उसका बताना जरूरी है, फिर उसके बाद हम उत्तर भारत की नदियों पर चलेंगे। तो पहली परियोजना यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना।
दामोदर घाटी परियोजना, सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ये याद होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना या प्रथम परियोजना 1948 में स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। अब दूसरी चीज, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बना है, तो दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना है। अब दामोदर नदी के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर लें कि दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम स्थान क्या है दामोदर नदी का, तो उद्गम, यहाँ उद्गम का मतलब दो चीज याद रखिएगा कि उद्गम और मुहाना, यानी कि जब नदी जहां से निकलती है उसे कहते हैं उद्गम, और जहां पर गिरती है उसे कहते हैं मुहाना। तो उद्गम और ही मुहाना हुआ। उद्गम इसका स्थान कहां से दोस्त, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान अगर देखा जाए तो झारखंड और पश्चिम, यहाँ झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ी से निकल करके, छोटा नागपुर पहाड़ी से निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर के मिल जाती है। कहां पर मिलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर के मिल जाती है। अब इसकी टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो 592 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 592 किलोमीटर। यहां से आपको 3 क्वेश्चंस मिला। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है, दामोदर घाटी, दामोदर नदी पर। अब दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान की अगर बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड में छोटा नागपुर पहाड़ी से ये नदी निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर जाके मिल जाती है। तो अब दूसरा अगला क्वेश्चन अगर देखें तो दामोदर नदी का कुल लंबाई कितनी है, तो 592 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर, 592 किलोमीटर। तो ये हुआ दामोदर घाटी परियोजना। अब आते हैं हम बारी बारी से एक एक करके उत्तर भारत की नदियों पर जितनी परियोजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले, उसके पहले हम लोग उत्तर भारत में सबसे पहली जो नदी, यहां से थोड़ा उसके बारे में जान लें, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो सबसे पहली नदी अगर देखा जाए तो यहां से सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। सिंधु नदी, सिंधु नदी बाबू, सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करें। फिर झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। सिंधु नदी की अगर बात करें तो पहले इसका उद्गम स्थान हम जाने कि उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम स्थान यानी कहां से निकलती है। सिंधु नदी बाबू तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, यहीं पर मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। अब यहां से निकलने के बाद देखिए, यहीं पर चेमायोंगडोंग ग्लेशियर है। यहां से निकलने के बाद ये नदी इस प्रकार से ऐसे ऐसे जाकर के यहां भारत में प्रवेश करती है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रवेश तो जरूर यहां पर करती है। ऐसे प्रवेश करने के बाद ऐसे होकर के फिर नीचे आती है, फिर ऐसे पैरेलल हो जाती है, फिर यहां से निकल जाती है। यहाँ कहां से इसका उद्गम स्थान कहाँ है, मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। यहां से निकलने के बाद ये नदी यहाँ पर प्रवेश करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में जिस जगह से प्रवेश करती है, इस जगह का नाम है, जहां पर प्रवेश करती है इस जगह का नाम है दमचौ। प्रवेश जहां से करती है उसे क्या कहते हैं, दमचौ। अब दमचौ से यहां प्रवेश करने के बाद ये नदी ऊपर जाती है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाएगी, फिर यहां से आकर के यहीं पर लद्दाख श्रेणी है, इसको क्रॉस करती है। फिर क्रॉस करने के बाद लद्दाख श्रेणी के पैरेलल होकर के बाहर निकल जाती है। ये लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करती है।
अब यहीं से नीचे आप आएंगे तो एक जास्कर श्रेणी है। कौन सी? जास्कर श्रेणी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है? तो जास्कर और लद्दाख और जास्कर दो श्रेणी के बीच से नदी होकर के गुजरती है यानी बहती है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये नदी जब यहां से सीधे जाती फिर टर्न लेती है, जहां से टर्न लेती है मुड़ती है उस स्थान का नाम क्या है? तो जहां से टर्न लेती है उस स्थान का नाम है दुगांती। दुगांती से टर्न होती है, यहां से निकलती है धीरे। यहां जब निकलेगी तो निकलने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। तो यहां से जो है जहां से निकलती है तो इस स्थान का क्या नाम है? इसे हम कहते हैं चिल्लास। क्या कहते हैं? चिल्लास। यहां से निकलने के बाद ये पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो यहां से पहली चीज याद रखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है और ये दम चौक से भारत में प्रवेश करती है। फिर यह लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करते हुए उसके पैरेलल होकर के जास्कर और लद्दाख के बीच में से होकर के बहती है। फिर जहां से निकलती है उसका नाम होता है चिल्लास। क्या होता है? चिल्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दम चौक और चिल्लास। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस श्रेणी के बीच? तो एक जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच। टोटल लंबाई अगर इसका देखा जाए, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई। तो इसको याद रखें। और दूसरी चीजें कितने देश से होकर के? तो यहां से पहला तिब्बत, भारत, फिर पाकिस्तान, 3 देशों से होकर के गुजरती है। कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कहां से प्रवेश कर रही है? दम चौक से। कहां से निकल रही है? चिल्लास से। क्लियर है? किस दो श्रेणियों के बीच से होकर के जा रही है? जास्कर और लद्दाख। दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं चीना। यहां से सिंध के बाद एक नदी आती है झेलम। कौन सी नदी? झेलम। झेलम के बारे में हम लोग अध्ययन करें। झेलम नदी यहां पर देखिए श्रीनगर में एक झील है जिस झील का नाम है वैरीनाग झील। वैरीनाग झील। इसी झील से एक नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद ये नीचे की तरफ आती है, नीचे आकर के फिर ऊपर जाती है। ऊपर एक और झील है जिस झील का नाम है वूलर झील। यहां से निकलने के बाद फिर क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद बाहर निकल जाती है। और इस झील का नाम अगर देखा जाए, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी? इस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी की अगर बात करें तो झेलम नदी का उद्गम स्थान, पहले तो जानिए उद्गम स्थान क्या है? वैरीनाग झील, श्रीनगर। कहां से निकलती है? वैरीनाग झील से। अब इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 725 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 725 किलोमीटर है। अगर वहीं भारत में इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। भारत में कुल इसकी लंबाई 400 किलोमीटर। झेलम नदी की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पुराना नाम इसका ओल्ड नेम है वितस्ता। ओल्ड नेम वितस्ता। कुल लंबाई कितनी है? 725। भारत में कितनी है? 400। और ओल्ड नेम क्या है? वितस्ता है। अब दूसरी चीज यहां से पूछा जाता है कि झेलम नदी पर कुछ परियोजना है, मुख्यतः 2 इंपॉर्टेंट परियोजना है जो बार बार पूछा गया है। वो परियोजना का क्या नाम है? झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। इस परियोजना का नाम क्या है? पहला तो होगा झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। दूसरा उरी परियोजना। 2 परियोजनाएं हैं, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। किस नदी पर? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं बने हैं, तुलबुल और उरी परियोजना। क्वेश्चन कहां से बनते हैं ध्यान से देखिएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थान वैरीनाग झील।
और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर। उसके बाद इसका पुराना नाम क्या है? बितस्ता। और इस झेलम नदी पर अगर देखा जाए तो परियोजनाएं कौन कौन सी मुख्यतः हैं? 2 परियोजनाएं हैं, एक तुलुल परियोजना, दूसरा उरी परियोजना। एक कई बार क्लास 10th में पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तुलुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, झेलम नदी पर है। फिर नीचे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे आते हैं चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब। चिनाब नदी की अगर बात करें, चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी का सबसे पहले जाने को उद्गम स्थान का, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है बाड़ा लाचाला। एक यहां पर हिमाचल प्रदेश में स्थान है जिस स्थान का नाम है बाड़ा लाचा ला, बाड़ा लाचा ला। इसी स्थान से निकल करके चिनाब नदी, यहां से चिनाब नदी निकलती है। तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होकर के जम्मू कश्मीर शहर से बाहर निकलती है। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम स्थान क्या है? बाड़ा लाचा ला, हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा ला, बाड़ा लाचा ला एक स्थान है, वहां से नदी निकलती है। निकलने के बाद ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके फिर बाहर निकल जाती है। यहां से इस नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई इसकी कितनी है? 960 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। दूसरी चीज है, चिनाब नदी का अगर पुराना नाम पूछा जाता है, ओल्ड नेम कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ओल्ड नेम इसका अगर देखा जाए तो अस्कनी है। अस्कनी, इसका पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। तो इस चिनाब नदी पर जो है अगर देखा जाए तो उद्गम स्थान इसका हिमाचल प्रदेश बाड़ा लाचाला है और कुल लंबाई इसकी कितनी है? 960 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 960 किलोमीटर है और इसका पुराना नाम अस्कनी है। इस पे कुछ मुख्य परियोजनाएं बने हैं जिस परियोजना का नाम हम लोग जानेंगे। एक दुलहस्ती परियोजना और दूसरा सलाल परियोजना। परियोजना कौन कौन सी बनी? परियोजना का नाम दुलहस्ती, दुलहस्ती और दूसरी सलाल परियोजना। सलाल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। तो याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं? चिनाब नदी से। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थान पूछ सकता है, कुल लंबाई पूछ सकता है, ओल्ड नाम क्या है? अस्कनी है। इस पर परियोजना कौन है? मुख्य परियोजना सलाल है और दुलहस्ती परियोजना है। तो ये यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा और तीसरे नंबर पे आए, सिंधुगा, झेलम, चिनाब। अब रावी नदी पर आ जाए। किस नदी पर? रावी। तो रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी का उद्गम स्थान पहले जाने। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यहीं पर एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। रावी नदी उद्गम स्थान, उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से और जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए ये बाहर निकल जाती है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से, फिर जम्मू कश्मीर, फिर यहां से पंजाब होते हुए बाहर निकल जाती है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर, कहीं कहीं 720 भी दिया जाता है। 725 किलोमीटर। कितने? 725 किलोमीटर। अब इस पे 2 मुख्य बांध बनाए गए हैं जिस बांध का नाम है चमेरा बांध, चमेरा और थेम बांध। कौन से बांध? थेम। तो यहां से रावी नदी का देखिए उद्गम स्थान कहां है? रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। यहां से निकलती है नदी और हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, फिर प्रवेश करने के बाद पंजाब से होते हुए बाहर निकल जाती है।
इसकी लंबाई कुल कितनी है? कुल लंबाई की अगर बात करें तो 725 किलोमीटर है। और इस पर कुछ मुख्य बांध हैं, चमेरा बांध और थीन बांध। चमेरा बांध और थीन बांध, यहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आगे हम लोग चले रावी के बाद हम लोग चले ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास। ब्यास नदी। ब्यास नदी की अगर बात करें हम लोग तो ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से होकर के नदी निकलती है। इससे एक ही परियोजना सिर्फ मिलती है, ब्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना। पूछा जाता है ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर नदी है, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी की अगर बात करें, अच्छा, सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज नदी सतलज नदी का पहले उद्गम स्थान जाने। उद्गम स्थान ये जो है ये भी मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यानी राक्षस ताल, यहीं पर एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का साउथ पार्ट है, एक दक्षिणी भाग है उसी का राक्षस ताल। यहीं से नदी निकलती है, राक्षस ताल। कहां का? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का साउथ पार्ट है। यहीं से नदी निकलती है, सतलज नदी। इसकी अगर देखिए, ये सतलज नदी निकलने के बाद ये नदी यहां से प्रवेश करती भारत में ये नदी प्रवेश करने के बाद जहां से प्रवेश करती है यहीं पर एक दर्रा है, जिस दर्रा का नाम है शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिव किला। प्रवेश जहां से करती है, शिव किला दर्रा। यहीं से नदी प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए बाहर निकल जाती है। और इस नदी की कुल अगर लंबाई कहें, कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई की तो 1450 किलोमीटर है। अब भारत में बात करें तो 1050 किलोमीटर, अगर भारत की बात करें तो। इसी नदी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सतलज नदी पर कुछ बांध बनाए गए, कुछ परियोजना है। जैसे सबसे पहले परियोजना इंदिरा गांधी परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है? तो इंदिरा गांधी परियोजना सतलज नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से सरहिंद परियोजना किस नदी पर है? ये भी सतलज नदी पर है, सरहिंद परियोजना। नापथा परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। दरअसल ये दो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना। कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही डिस्टेंस पर है, दोनों को मिलाने के बाद इसका नाम पड़ा है भाखड़ा नांगल परियोजना। और भारत की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी परियोजना है। तो यहां से देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना पूछा जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी पर कितने परियोजनाएं हुई? भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, नापथा, सरहिंद परियोजना। तो ये सारी परियोजना सतलज नदी पर है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? सतलज नदी का उद्गम स्थान तो राक्षस ताल, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का साउथ पार्ट है। ये कहां से प्रवेश करता है? शिव किले दर्रे से प्रवेश करता है भारत में। कुल लंबाई कितनी? 1450 किलोमीटर। और इसकी भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। इस पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? इंदिरा गांधी परियोजना, नापथा परियोजना, सरहिंद परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सारी परियोजनाएं इस नदी पर मिलते हैं। एक परियोजना और एक नदी है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक नदी मिलती है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उस पे एक परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हेलो, चलिए देखिए, नर्मदा नदी कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी उसका उद्गम स्थान हम लोग देखें। उद्गम स्थान क्या है? उद्गम अगर स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से नदी निकलती है। उद्गम स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से नदी निकलती है। कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो 13-12 यानी 1312 किलोमीटर है। 13-12। इसी से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी, यानी इसे भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी नर्मदा नदी की अगर बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी इसे कहते हैं, जीवन धारा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा कहते हैं। पहली चीज, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से नदी निकलती है। कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई की बात करें तो 13-12 यानी 1312 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये नदी अगर बात करें मध्य प्रदेश से होती है गुजरात और राजस्थान, इससे लाभान्वित क्षेत्र है। लेकिन उसके बाद भी गुजरात की बात करें और मध्य प्रदेश राजस्थान में इस नदी के गुजरने के बाद भी वहां पर सूखा रहता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इस नदी के गुजरने के बाद भी यहाँ पर सूखा है, तो इस समस्या का कुछ समाधान किया जाए। तो वो सोचे कि इस नदी पर एक बांध बनाया जाए जिससे यहाँ पर सूखा न रहे। उन्होंने एक बांध बनाने को सोचा, तो 1961 में इस बांध का नींव रखा, जिस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध। कब इसकी नींव रखी गई? 1961 में। जब इसकी नींव रखी गई तो कुल वहां पर बहुत से ऐसे गांव थे, यानी कुल नियर अबाउट 180 गांव को खाली करा दिया गया। खाली कराने के बाद उनसे कहा गया कि आपको इसके बदले में स्थान दिया जाएगा, यानी मुआवजा दिया जाएगा। सभी लोग गांव को खाली कर दिए। और ये नदी का नींव, जब बांध का जो नींव रखा गया, रखने के बाद समय आ गया 1985 का। लेकिन लेकिन जो शरणार्थी थे उनको जो है उसके बदले में स्थान नहीं दिया गया। स्थान न देने की वजह से यहाँ पर इस बांध का विरोध किया गया। इस बांध का क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध करने में कौन से थे? मेधा पाटेकर, एक महिला थी मेधा पाटेकर, इस बात का विरोध किया। और विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन। पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं के विरोध में कौन कौन से आंदोलन चले थे। तो पहला आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। अब ये जो है जब आंदोलन चला तो कब तक चला? 1996 तक चला।
तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी चीज ये है कि सरदार सरोवर बांध की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है सरदार सरोवर, सॉरी सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। अब दो चीज यहां से कंफ्यूजन होता होगा। अगर बात करें कि सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, कौन सा बांध? टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया। ऊंची की बात और बड़ी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आ रहा है सरदार सरोवर बांध। वहीं पर एक चीज और पढ़े होंगे कि महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर। तो तीनों में ये डिफरेंस क्या है कि अगर यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि ये नदी जा रही है, इस तरह से नदी जा रही है, इस पे एक बांध बना है। इस बांध की अगर ऊंचाई जो है, ऊंचाई इसकी कितनी है? 15 मीटर मान लेते हैं, नियर सपोज दैट मानते हैं 15 मीटर, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये ऊंचाई इसकी है इतनी। दूसरा बांध अगर एक देखा जाए तो उसकी लंबाई जो है 17 मीटर और चौड़ाई इसकी जो है 5 मीटर। एक और बांध बनाया गया परियोजना है जिसकी लंबाई जो है 14 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। अब यहां से देखिए, अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का अगर नाम लेंगे तो इस परियोजना सबसे ऊंचा इन तीनों में अगर देखा जाए तो इसकी 14 है, इसकी 17, इसकी लंबाई है, इसकी कितनी है? 5 ऊंचाई, इसकी 14 और इसकी 15। तो सबसे ऊंचा अगर बात करेंगे तो 15 मीटर आएगा। तो ऊंचाई का अगर नाम लेंगे तो ये टिहरी, इसी का नाम हम रख देते हैं टिहरी बांध। अगर लंबाई की बात करेंगे तो सबसे लंबा यहाँ पर है हीराकुंड बांध। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे जगह कौन सा ज्यादा स्थान लिया है तो इसका नाम लिया जाएगा, जिसका नाम है सरदार सरोवर। इसका एरिया आप निकाल लीजिए। एरिया निकालेंगे तो यहां से आयताकार इसको मान लेते हैं, तो एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई तो 15 चौक को 60 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 15 चौक को 60 आएगा। इसका लेंगे 17 × 85 आ जाएगा और इसका लेंगे 112 आएगा, 14 × 112। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन है? सरदार सरोवर बांध का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा है। इसलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। और सबसे ऊंचा टिहरी बांध और सबसे लंबा हीराकुंड। इसके अलावा जो है कुछ यहाँ पर परियोजनाएं आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। दामोदर घाटी, दामोदर नदी पर टिहरी बांध परियोजना भागीरथी बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रिहंद है। तो इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर परियोजनाएं हैं जो क्लास 10th में कई बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग रिवीजन करिएगा और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे एक अपील है कि वीडियो को अंत तक देखें, जो भी उसमें कठिनाइयां आ रही हैं उसको बताने का प्रयास करें और ये उद्देश्य हो, ये संकल्प हो कि ज्यादा से ज्यादा इसका रिवीजन करते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।